अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी ऑर्बिटल का रेडियस हम बोर एटॉमिक मॉडल को यूज़ करके किस तरह डिराइव कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। ठीक है, उसकी डेरिवेशन हम किस तरह निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है बराबर उसकी काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन और रिवोल्यूशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन प्लस ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर पड़ा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस तरह फाइंड करते हैं। तो फिर हम जब पुट करेंगे तो इसमें हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी उस ऑर्बिटल में जो वो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह फाइंड करते हैं। देखें, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन तो हम उसको एक इक्वेशन के ज़रिए लिखते हैं जिसे हम कहते हैं कॉलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² ओवर R²। ये होती है हमारे पास कॉलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को मूव करें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा है, ठीक है, उसको हम मूव करते हैं थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dr। ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है हमारे पास, हम उसको एक डिस्टेंस dr तक मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन आता है इलेक्ट्रॉन पर, वो आता है ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय dr। ठीक है, ये हमारे पास वर्क डन आता है। ये हमारे पास सिंपली वर्क डन आता है कि वर्क डन इज इक्वल टू 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² ओवर R²। ये हमारे पास डॉट dr। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स जो उस पर न्यूक्लियस पुट कर रहा है। ठीक है, देखें ये हमारे पास एटम आ गया, ये न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये उसका ये जो इनवर्ड फोर्स है ना, ये फोर्स लिखी है हमने कॉलम्स अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और हमने जो उसको मूव किया है स्मॉल डिस्टेंस dr तक, वो है हमारे पास वर्क डन। अगर हम यहाँ पर ये तो लेकर गए हैं ना कि एक छोटा सा फासला हमने तय किया dr, अगर हमें टू मूव इलेक्ट्रॉन टू अ डिस्टेंस r, ठीक है, डिस्टेंस r फ्रॉम इन्फिनिटी पर पड़ा था, उसको हम लेके जाना चाहते हैं r तक, तो हम इसको कर देंगे, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट करेंगे तो वो जो r तक, ठीक है, इन्फिनिटी पर पड़ा था इलेक्ट्रॉन, हम लेकर गए हैं r तक, तो उस पर जो हमें वर्क डन आया है वो हमें फाइंड हो जाएगा। देखें किस तरह इंटीग्रेट किस तरह करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास है इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, dr, ये dr जो हमने डिस्प्लेसमेंट की ओवर R², कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे हम, इन्फिनिटी पर पड़ा था। ठीक है, ये इन्फिनिटी पर पड़ा था, हम लेकर जा रहे हैं r तक, इन्फिनिटी से r तक जो उस पर वर्क डन होगा, ठीक है, उसको हमने इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वो जो r तक ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ा है वो आ जाएगा। ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हम ले जाते हैं बाहर, ZE² आवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है हमें, इन्फिनिटी से r तक। ठीक है, इन्फिनिटी से r तक ले जाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो फाइंड कर रहे हैं हम, dr ओवर R²। इसको हम मज़ीद
हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर आर। ये इन्फिनिटी से हम लेकर गए हैं आर तक, ठीक है। तो हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो ये आ जाएगा जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पर आएगा एक साइन, ये वाला साइन माइनस का, ठीक है। जब ये माइनस का साइन आता है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो माइनस का साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, वो डिक्रीज़ हुई है। पहले वो पड़ा था यहाँ पर, ये देखें ए एटम है, ये इसका है इलेक्ट्रॉन, और वो यहाँ पर पड़ा था, समझे, इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था। तो जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी थी ना वो थी ज़ीरो, ठीक है, वो थी ज़ीरो। मगर जब वो इन्फिनिटी से डिस्टेंस आर, ये देखें ये आर, उसके रेडियस तक लाया गया तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है, ड्यू टू, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, वाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिव, why electron show negative sign of energy when it moves from infinity to distance r। so इसका जवाब हमारे पास होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से, ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स न्यूक्लियस, टूवर्ड्स न्यूक्लियस, it comes from 0 to negative, it comes या decreases from 0 to नेगेटिव, ठीक है। ये उस इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, उसकी वजह से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी ज़ीरो पर, जब वो इन्फिनिटी पर था, तो वो जब आर पर लाया गया उस अट्रैक्शन की वजह से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ड्रॉप होकर नेगेटिव पर चली जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं कि हमारे पास टोटल एनर्जी बराबर होती है, टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास हाफ mv², और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है -ZE², ठीक है, ओवर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमारे पास टोटल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। तो अब हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। देखें mvr² जो था हमारे पास, जब हमने रेडियस फाइंड किया था mv², ठीक है, वो था हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर किसी ने लेक्चर प्रीवियस देखा है तो उसे पता होगा कि हमने ये mv²/r, ठीक है, ये हमने किस तरह फाइंड किया था। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आई थी कैलकुलेशन और रीअरेंजमेंट के बाद, वो ये थी mv² = ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। ये जो r यहाँ पर था ना, ठीक है, वो हमारे पास कॉलम फोर्स का यहाँ पर होता है r², तो ये r² को कैंसिल कर देता है और ये r ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है mv² की वैल्यू। अब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। E² = हाफ मल्टीप्लाइड बाय ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो E = ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ZE² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ पर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर आप ले लें इसका LCM, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ले लें इसका हम LCM r, यहाँ पर भी आ रहेगा, सॉरी, ठीक है।
तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा ZE² माइनस 2ZE², ठीक है, 2ZE²। तो ये हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट आता है ना वो ये यहाँ पर हमारे पास आएगा ZE² डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारे पास एंड रिज़ल्ट आएगा E=ZE² और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करें द वैल्यू ऑफ R, तो जो हमने वैल्यू रेडियस निकाला था कि किसी भी nth ऑर्बिटल का रेडियस के लिए जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी वो थी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट n² h²। अगर किसी को याद हो तो वो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह थी πm⁡e², ठीक है। तो ये थी वैल्यू ऑफ R। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन 1 जो हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है, जो हमने अभी बनाई है वो इक्वेशन में जब हम वैल्यू R की पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कुछ इस तरह का इंटरफेस। जब हम वैल्यू R की पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो हमने अभी बनाई, जो थी हमारे पास E=ZE² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसमें जब हम R की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी निकाली वो थी एप्सिलॉन नॉट n² h² पाई m, ठीक है, पाई m ZE²। अगर हम इसको इसमें पुट कर दें इस इक्वेशन में तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह होगी En=me माइनस mz² e⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h²। ये हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी, ठीक है। वेयर En इज़ द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल। nth ऑर्बिटल मतलब किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी जहाँ n की वैल्यू पुट करें आप 1 2 तो फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी निकल आएगी, सेकंड ऑर्बिटल की एनर्जी निकल आएगी, ठीक है आपके पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है n² यहाँ पर आएगा, सॉरी, ठीक है। अगर हम n² जैसे हमने रेडियस में n² को अलहदा किया था 1/n² इंटू माइनस me² माइनस me⁴, ठीक है, 8 एप्सिलॉन नॉट h²। इसको कर लें कांस्टेंट, ये आती है वैल्यू, ठीक है, ये कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास 2.178 क्रॉस 10⁻⁻18 जूल। ये हमारे पास ये सारी जो टर्म्स हैं ये कांस्टेंट के बराबर होती हैं, जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास आती है 2.178 क्रॉस 10⁻⁻8 जूल, ठीक है। तो अगर हम इसको इधर लिख लें 1/n² इंटू 2.178 क्रॉस 10⁻⁻8 जूल, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ना किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी। देखें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल 2, किसी भी सेकंड ऑर्बिटल की एनर्जी फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे 1/2² 2.178 क्रॉस 10⁻⁻8 जूल। तो हम इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास सेकंड ऑर्बिटल की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, सेकंड ऑर्बिटल एनर्जी, ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिटल की एनर्जी आ जाएगी।
इसी तरह ये तो हमने फाइंड की किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। देखें, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, ठीक है, यहाँ से उसने जंप किया, यहाँ आया, तो कितनी एनर्जी इन दोनों के ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंस क्या है, तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। देखें, ई हम फाइंड करेंगे इस तरह, एनर्जी डिफरेंस इस तरह फाइंड करेंगे, E2 माइनस E1। अब हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, ठीक है, E2 की एनर्जी फाइंड करनी है, सेकंड ऑर्बिटल की और फर्स्ट ऑर्बिटल की। तो इसमें हम E2 की इस यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है, उसको उसमें से माइनस कर देंगे, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी आएगी E1। अगर यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस भी आ जाएगा किसी भी दो ऑर्बिटल्स का। तो इस तरह ये हमने देखा कि हम किस तरह किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है ऑर्बिटल में, तो उसकी एक खास स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और वो उसकी टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता होता है कि हाफ mv² के बराबर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमने किस तरह फाइंड की कि हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक डिस्टेंस dr तक डिस्प्लेस किया, ठीक है, dr तक डिस्प्लेस किया, तो उस पर एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने ये दी, और जो उसको डिस्टेंस दिया, ठीक है, वो हमने dr लिया, ठीक है, और हमें पता है कि जो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ये F_d के बराबर होता है। तो हमें जो वर्क डन होता है वही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने उस जो dr स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तक था, तो हमने उसको डिस्टेंस r तक डिस्प्लेस किया, और जो डिस्प्लेसमेंट हमने r तक उसको डिस्प्लेस किया, इन्फिनिटी से r तक डिस्प्लेस किया, तो उस पर जो हमें वर्क डन करना पड़ा हमने वो फाइंड किया, ठीक है। जब वो हमें फाइंड हो गया तो हमारे पास आ गई थी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में फाइंड करने के बाद हमने उसको इक्वेशन में पुट किया कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये इक्वेशन बनाई, ठीक है, ये इक्वेशन बनाई। ये इक्वेशन बनाने के बाद हमने mv² की जो वैल्यू थी उसको हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में। mv² हमारे पास क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी। जब हमने रेडियस फाइंड किया था तो देखा था कि जो एक फोर्स न्यूक्लियस की तरफ एक्ट कर रही है और एक फोर्स उसे दायरे से तोड़ने की कोशिश कर रही है, वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी, वो थी mv² और r। वो हमने जब पुट की तो हमारे पास एनर्जी आ गई इस तरह, कुछ इस तरह का इंटरफेस कुछ तरह हुआ। फिर हमने जो यहाँ तक जब आए तो हमने देखा कि रेडियस की वैल्यू पुट की। जो रेडियस किसी भी nth ऑर्बिटल की एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, तो उसी nth ऑर्बिटल का रेडियस की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है, ड्राइव की थी हमने प्रीवियस लेक्चर में, वो पुट करनी है, ठीक है। वो पुट करने के बाद आपके पास जो nth ऑर्बिटल की एनर्जी है वो आ गई, ठीक है, वो हमारे पास आती है। और फिर हम इसी एनर्जी, जब हम किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, तो इजीली हम जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल जाएगा तो उन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी फाइंड करके उन दोनों का डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक यू।